71वीं बीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज ईडुटेरिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यानी कि 22 फरवरी 2026 से 10 फुल लेंथ टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी 10 फुल लेंथ टेस्ट में से आज हम जो फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट हुआ है 22 फरवरी 2026 को, तो उसका हम जीएस वाला सेगमेंट कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे हम कंक्रीट डिस्कशन करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बने रहिएगा स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एंड नाउ स्टे ट्यून्ड स्टडी आर्ट। आइए हमारे साथ देखिए, यहाँ पे आंसर देने से पहले कुछ बेसिक बात है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि यह जो समान अध्ययन होता है वहाँ पे अमूमन आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। तो यहाँ पे पहला है टिप्पणी, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिएगा कहीं पे लिखा रहेगा कि इस पे लेख लिखिए, किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा इस पे निबंध लिखिए, ठीक। किसी क्वेश्चन में लिखेगा इस क्वेश्चन की प्रकृति के बारे में बताना है, जैसे संथाल विद्रोह का प्रकृति क्या था, आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। इसके अलावा जैसे फिर निष्कर्ष हो गया, इसके अलावा फिर भूमिका हो गया। तो इन सभी बातों को हमें समझना है और एक एक करके फिर हम सभी क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, भूमिका का सीधा सा मतलब होता है जो कि प्रश्न पूछ रहा है उसके बारे में आगे हम क्या लिखने वाले हैं अपने उत्तर में। भूमिका का मतलब क्या होता है, जो कि प्रश्न पूछ रहा है हम अपने उत्तर में आगे क्या लिखने वाले हैं, आगे क्या लिखने वाले हैं। क्लियर हो गया। दूसरा बात आता है यहाँ पे टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब होता है कम शब्दों में अपनी बात को रखना, अपनी बात को रखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो आपका प्रश्न पूछ रहा है कम शब्द में उसके बारे में लिखना क्या कहलाता है, टिप्पणी। टिप्पणी में क्या होता है, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव हम दोनों बात को कंक्लूड करते हैं। टिप्पणी में क्या करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बात को कंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जितने भी फैक्चुअल चीज़ हैं उन सभी बातों को भी हम लिखते हैं। तो यह होता है आपका टिप्पणी। फिर होता है एक लेख। लेख क्या होता है, लेख होता है फैक्चुअल चीज़, फैक्चुअल, जहाँ पे हम फैक्ट का बात करते हैं वह लेख के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे गाय चौपाया जानवर है, चौपाया जानवर है। तो यहाँ पे क्या है, गाय के बारे में कह रहा है कि अर्थात गाय के 4 पैर होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यह नहीं लिखेंगे कि मेरे पास एक गाय है और वह हमें दूध देती है। तो यह इसके लेख के जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग वह बात फिट नहीं बैठेगा। यानी कि हम लेख में फैक्चुअल बातों को ही लिखते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम निबंध का बात करें तो इसमें कोई बंधन नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता है। अर्थात निबंध हम उसको कहेंगे जहाँ पर लिखने के दरमियान किसी भी प्रकार का बंधन नहीं हो। जैसे गाय एक चौपाया जानवर है, मेरे को वह दूध देती है, उसका दूध बहुत बढ़िया होता है, शरीर के लिए लाभकारी होता है, कुछ मिठास होता है, केराटिन पाया जाता है, हल्का पीला रंग का होता है। यह सभी किस में आएगा, निबंध के अंतर्गत। अर्थात किसी भी प्रकार का लिखने में आपको बाध्यता की ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन लेख में आपको बाध्यता की ज़रूरी है। केवल फैक्चुअल बात को ही वहाँ पे लेख के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। आगे होता है प्रकृति। जैसे कि कहता है ना, ये इंसान का नेचरे खराब है। नेचरे खराब है मतलब उसका बात करने का बिहेव कैसा है, किस प्रकार से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। कि कहने का मतलब है प्रकृति का मतलब कि वह फिजिकली रूप से किस प्रकार से आपको व्यवहार में वह उतर पाता है। जैसे हम किसी को कहते हैं तू बहुत हरामी है,
तो कहने का मतलब है वो हमारा प्रकृति दिखा रहा है कि हम किस माइंडसेट के आदमी हैं। तो कहने का मतलब है जैसे संथाल विद्रोह हुआ, तो संथाल विद्रोह में लाठी का उपयोग किया गया, तीर का उपयोग किया गया, भाला का उपयोग किया गया। कहने का मतलब है क्या है, वह हिंसक प्रकृति का था। बात समझ में आया? तो अर्थात किस प्रकार से वह घटना को अंजाम देता है वह उसके प्रकृति के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गया? जब हम आंसर करेंगे तो और ज़्यादा आप में क्लियरिटी आ जाएगी। निष्कर्ष, अब देखिएगा निष्कर्ष हम किसको कहते हैं। जैसे 2 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। 5 में से हम 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। यह क्या हुआ, यह निष्कर्ष हुआ। कहने का मतलब है कि जो हमने क्वेश्चन का आंसर लिखा है, अंतिम बात, मूल बात क्या है वह उसका निष्कर्ष होगा। जैसे कि हम ऊपर में क्वेश्चन लिखने के दरमियान भूमिका को लिखा, उसकी विशेषता को लिखा, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखा, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को लिखा, और अंत में इसका मूल भाव क्या है, जिससे कि इस पूरे उत्तर का एक शब्दों में बात कहा जा सकता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम निष्कर्ष कहते हैं। अर्थात निष्कर्ष क्या होता है, बहुत बड़े उत्तर को बहुत ही संक्षेप में कहने की जो शैली होती है उसी को हम निष्कर्ष कहते हैं। हमने क्या कहा, बड़े वाक्य को बहुत छोटे वाक्य में कहने की शैली को हम क्या कहेंगे, निष्कर्ष कहेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अर्थात भूमिका, आगे हम क्या लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसका जिक्र जो संक्षेप में क्वेश्चन के आगे किया जाता है, यानी कि ऊपर में, वही उसका भूमिका होता है। और इन सभी बातों को हम एक एक करके इन डिटेल जब हम इसका आंसर करेंगे तब हम बताते चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं। आज के इस एडुटेरिया का जो पहला टेस्ट सीरीज है जीएस मेंस का, उसके अंतर्गत देखते हैं। आइए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, इसके कई सारे हैं, 5 उप क्वेश्चन हैं, उसको देखिए। जैसे कि कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्या कह रहा है, टिप्पणी लिखें, यानी कि हमको क्या लिखना है, इन शॉर्ट लिखना है, इन शॉर्ट लिखना है। दूसरा क्या लिखना है, फैक्ट लिखना है। तीसरा क्या लिखना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना है एंड निगेटिव एस्पेक्ट लिखना है। तो इन सभी बातों को हम किसके अंतर्गत कंसीडर करेंगे, टिप्पणी के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। टिप्पणी में इतना बातों को हम कंसीडर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि यह कोट हम पे अच्छा नहीं लगता है, यह इसका क्या हो गया, टिप्पणी हो गया। क्या हो गया, इसका टिप्पणी हो गया। तो इसी प्रकार से इन सभी बातों को आंसर हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 1905 का बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। दूसरा क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। तीसरा है मधुबनी पेंटिंग की मुख्य विशेषता, मेन फीचर्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। चौथा है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल मैनोवरिंग ऑफ एंशियंट बिहार, यानी कि प्राचीन कालीन बिहार की शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों पर नोट्स लिखना है। और पांचवा है धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का आकलन करें। तो इन सभी क्वेश्चन पे हमको एक टिप्पणी लिखना है। यहाँ पे इसका मॉडल आंसर दिया गया है, इसके बारे में आइए हम एक एक करके चीज़ को बताते हुए चलते हैं। मॉडल आंसर में क्या दिया गया है उसी का हम रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, यह इसका मॉडल आंसर है और जो भी टेस्ट दिए होंगे आपको मॉडल आंसर मिल गया होगा। एक बार सरसरी निगाह से ज़रूर उसको देखिएगा, तब जा कर के जो आपका नॉलेज है वह पुनः रिवाइव हो पाएगा और अपनी आंसर को बेहतरीन तरीक़ा से आप वहाँ पे लिख पाइएगा। तो जब भी कोई आंसर लिखने का आप शुरुआत करिए तो वहाँ पे सबसे पहले क्या लिखिए, भूमिका लिखिए।
ठीक। उसके बाद उसके आगे क्या उसकी विशेषता हो रही है उसको बताना है। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कह रहा है जैसे उसको बताना है। अगर कारण कह रहा है तो कारण को बताइए, अगर उसकी प्रकृति कह रहा है प्रकृति को बताइए, फिर उसका महत्व अगर बता रहा है उस महत्व को बताइए। इन सभी बातों को जिक्र करना है जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका होगा। इसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है, और हमने कहा कि यह बहुत ही कम शब्दों में होता है, अर्थात जो आंसर का मूल क्रक्स है उसको वहाँ पे आपको लिख डालना है, वह निष्कर्ष के अंतर्गत आ जाएगा। आइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन का, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बंगाल विभाजन आखिर हुआ क्यों था। सिंपल सी बात है, तो इसको हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है वो काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझाया गया है, उसी को समझिए। जैसे लॉर्ड कर्जन का शासनकाल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चरम काल के रूप में जाना जाता है, और कर्जन की साम्राज्यवादी और फूट डालो और राज करो की नीति सबसे बुरा परिणाम बंगाल विभाजन के रूप में सामने आया। कर्जन ने भारत के बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण 1905 में सांप्रदायिक आधार पर बंगाल प्रांत का विभाजन किया, और इसको हम चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। आप इसको अपने तरीका से भूमिका बना करके लिख सकते हैं, चार्ट नहीं भी डालिएगा, एक टाइमलाइन दीजिएगा, जो क्रोनोलॉजी है उसी को वाक्य बना के बढ़िया से लिख दीजिएगा, वह आपका भूमिका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया चार्ट दिया है। जैसे 1 जून 1903 को कर्जन ने प्रादेशिक पुनर्वितरण पर अपना विवरण लिखा। उसके अलावा 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दिया। फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। फिर 1905 से 11 में व्यापक विरोध प्रदर्शन और स्वदेशी आंदोलन हो गए, और उसके बाद 11 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा विभाजन रद्द करने की घोषणा किया गया, और 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने पूर्वी बंगाल को बंगाल प्रेसिडेंसी में मिलाने की घोषणा किया। इतना बात आप नहीं भी लिखिएगा भूमिका में, तब भी काम चल जाएगा। अर्थात वहाँ पे इस प्रकार से मतलब एक पैराग्राफ में लिख देना है कि यह जो बंगाल विभाजन भूमिका में लिखना है कि क्यों हुआ और किसके काल में हुआ, टाइमलाइन क्या था, और एक पॉइंट लिख देना है कि इसके कारण क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन हो गया, अर्थात इसके परिणाम भी वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है कि इसमें क्या क्या और हुआ, या फिर आप डायग्राम को लिख सकते हैं, अर्थात बंगाल विभाजन यानी कि प्रभाग की प्रकृति क्या रही, इसके बाद ब्रिटिश सरकार के अपने तर्क क्या थे और वास्तविक कारण क्या था। यह डायग्राम बना के अगर आप लिखिएगा, डायग्राम और फॉलो चार्ट का बार बार यूज कीजिएगा, तो जो एग्जामिनर होंगे वह आपकी उत्तर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, समझ पाएंगे। चूँकि यह जीएस का है, आपका ऑप्शनल का नहीं है। ऑप्शनल में ज्ञान चेक किया जाता है और जीएस में सामान्य ज्ञान चेक किया जाता है, अर्थात समझ है कि नहीं उस घटना के बारे में, अर्थात सामान्य अध्ययन, जो बेसिक बात है क्या वह बात जान रहा है कि नहीं। अगर आप जीएस में केवल फ्लो और चार्ट भी बना देते हैं तो एग्जामिनर आपकी भावना पहुंच जाएगा, उसकी आप संप्रेषण हो जाएगा, वह आपको नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, अर्थात उसकी प्रकृति क्या रही, फिर ब्रिटिश सरकार के अपने तर्क क्या रहे और वास्तविक कारण क्या रहा। इन सब माध्यम से अपने क्वेश्चन को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसमें सभी कोई जानता है क्यों हुआ है, अब उसी को है कि कितना बढ़िया से आप अपने आंसर को सजाते हैं, और वही आपका जो है अंतिम रूप से नंबर का आधार बनेगा। उसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत परिषद अधिनियम के बारे में टिप्पणी करना है। वो नियम लाया क्यों गया, अर्थात इसके पीछे क्या कारण रहे, उसका यहाँ पे जिक्र करना है। अर्थात 1857 के बाद और भी क्या क्या हो गया उसको बताना है। ब्रिटिश शासन के लिए प्रशासन की मांग की बात जो है वो जोर पे आ गया। फिर मंत्री स्तरीय उत्तरदायित्व की भावना का विकास हुआ, और दोहरा नियंत्रण संबंधी जो मुद्दा था, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन सभी बातों का यहाँ पे जिक्र करना है, यानी कि निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड। इस सभी बातों को आप जिक्र करते हुए आप अपने आंसर को आगे लिख सकते हैं, और यह आंसर जो है
वह आपका जिस प्रकार से हमने बताया है कि पहले भूमिका को लिखेंगे, भूमिका बताने के बाद फिर उसकी विशेषता को हम लिखेंगे, फिर अगर नेचर होगा तो नेचर के बारे में जिक्र करेंगे और अंत में अपनी एक निष्कर्ष जरूर लिखेंगे ताकि बात एग्जामिनर समझ पाएंगे कि यह कहना क्या चाह रहा है, अर्थात मूल यह बीच में जो लिखा हुआ बात है वह इसी के अनुरूप लिखा है। आइए आगे हम बात करते हैं आपका मधुबनी पेंटिंग का। तो मधुबनी पेंटिंग की वही फिर हमने बात कहा कि कोई भी हम शॉर्ट नोट्स लिखते हैं तो पहले हम भूमिका का बात करेंगे, भूमिका लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसकी विशेषता को लिखेंगे या फिर उसकी हम प्रकृति को लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चल करके उसके निष्कर्ष को लिखेंगे। ठीक, तो यही है क्वेश्चन लिखने का ट्रेंड। ये सभी बात सब जानता है, हजारों बार लोग पढ़ता है। अगर कोई बीपीएससी का मेंस दे रहा है तो यह मान के चलिए कि पीटी पास हुआ है, उसको यह नहीं समझाना है कि मधुबनी पेंटिंग क्यों होता है। भाई साहब वो पहले पीटी पास करके मेंस देने आया है, यह बात वो सब जानता है। बस ये है कि वो तरीका पता होना चाहिए आखिर लिखना क्या है और कैसे है। नॉलेज फैक्ट तो करीब करीब याद ही हो जाता है सबको, यही तरीका आपको मेंस में काम आएगा। और यह जो आपका दिया हुआ है टेस्ट के बाद आप उसको ज़रूर देखिएगा, और जो कोई भी टेस्ट देते हैं बहुत सारे मेंटर हैं, आप उनसे ज़रूर मुखातिब होइएगा। चलिए फिर आगे है क्वेश्चन आपका, यहाँ पे एक और था टिप्पणी करने वाला बिहार में। हाँ, ये क्वेश्चन था प्राचीन कालीन बिहार की शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों पर नोट्स लिखना था। तो इसको लिखना है कि किस प्रकार से हमारा गौरवशाली बिहार में जो शिक्षा है उन्नत अवस्था में था। शून्य का आविष्कार बिहार से ही हुआ है। इसके अलावा जो है आचार्य चाणक्य ने कई सारे राज्य संबंधित सिद्धांत को उन्होंने दिया है। इसके अलावा उन्होंने आचार्य चाणक्य ने एक राजत्व का जो कंसेप्ट है, सप्तांग सिद्धांत, उन सभी का भी जिक्र उन्होंने किया है। तो इन सभी बातों को वहाँ पे दर्शाना है, अर्थात मेन फोकस है आपका शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियाँ, अर्थात जितने भी आपके यहाँ पे खड दर्शन है उसके बारे में भी आपको बताना है। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म का जिक्र करना है। साथ ही यह भी बताना है कि नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस प्रकार से उन्नत रूप में था और विश्व के कई देशों के प्राध्यापक, शिक्षक और साथ ही छात्रगण यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। कई प्रकार के यहाँ पे संप्रदायों का विकास हुआ और वह ज्ञान के माध्यम से ही चीज़ को आगे ले जाते थे। तो इन सभी बातों का यहाँ पे जिक्र करना था। आइए आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध के आदर्श के रूप में प्रसिद्ध संथाल विद्रोह के कारण, प्रकृति एवं महत्व की चर्चा करें। देखिए यह जो है संथाल विद्रोह, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि भाई साहब इसका कारण क्या हुआ, इसका प्रकृति क्या था और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो एक डायग्राम आप बना सकते हैं या फिर आप भूमिका में पहले लिख दीजिए, लास्ट में डायग्राम बीच में बनाइएगा। यानी कि यहाँ पे भूमिका पहले लिखना है, जैसे इसके कई स्टेप होंगे। पहले आप भूमिका लिखिए, फिर संथाल विद्रोह का कारण क्या है उसको बताइए, फिर संथाल विद्रोह की प्रकृति क्या है उसको लिखना है, संथाल विद्रोह का महत्व क्या है और अंत में निष्कर्ष लिखना है। जैसे भूमिका में हमने कहा कि इन शॉर्ट उस बात को लिखिए जो कि आगे आप उत्तर में डालने वाले हैं। फिर संथाल विद्रोह का कारण, कई सारा कारण है, यानी कि ज़मींदार हो गया, फिर सूदखोर हो गया, अंग्रेज की नीति हो गई, इसका आपको जिक्र करना है। फिर प्रकृति का बात करना है कि किस प्रकार से कुल्हाड़ी लेके, तीर धनुष लेके वह लड़ाई किया, यानी कि यह क्या था, हिंसक प्रकृति का था, इसको आपको जिक्र करना है। इसके बाद महत्व बताना है कि किस प्रकार से उस समय में भी अपनी जो प्रथा थी, जंगल ज़मीन, उसके लिए उन्होंने लड़ा। फिर हम देखते हैं कि छुप छुप के भी वार किया, तो वह बाद में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो गया, फिर बाद के शासकों ने उसको किया, तो यह इसके महत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। और अंत में निष्कर्ष लिखना है, अर्थात यह जो आपने लिखा है बहुत ही कम शब्दों में
मूल बात क्या कहने जा रहे हैं, वही उसका निष्कर्ष होता है। तो इस माध्यम से इसको आपको लिखना है, डाटा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी कोई पीटी पास करके ही मेंस देने आता है, ठीक ना। तो उसको अगर बताना कि बउआ तुम ये लिखो, बउआ तुम वो लिखो, वो बहुत ज़्यादा कारगर बात नहीं होता है, ठीक। चलिए आइए, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्व को स्पष्ट करें, साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका पर टिप्पणी करें। बहुत बढ़िया बात, क्या कह रहा है, टिप्पणी करें, मतलब इन शॉर्ट बात को लिखना है, इन शॉर्ट बात को लिखना है। दूसरा क्या लिखना है, दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव सभी बातों को कंक्लूड करना है और अंत में अपना एक निष्कर्ष निकालना है, ठीक। देखिएगा, अर्थात टिप्पणी कि यह कोट हम पे अच्छा नहीं लगता है, तो सारा सार क्या हो गया, कहने का मतलब यह जो कोट है अर्थात लाल रंग का है, फिर बहुत झीला है, ढाला है और ये है, इसीलिए आप पे अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम विस्तार में कहेंगे कि यह कोट लंबा है, आपसे देखने में लाल है, काला चितकबरा है और यह क्या है, ढीला ढाला है, दर्जी सिलाई नहीं किया है, तब जाके कहते हैं कि इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मतलब यही है कि जब आप इस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो बात को शॉर्ट में लिखना है कि यह जो आप कोट पहने हैं वो आप पे अच्छा नहीं लगता है, यही है इसका कहने का मतलब। तो देखिएगा, यह जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की महत्ता को स्पष्ट करें, साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका पर टिप्पणी करें। क्या कह रहा है, टिप्पणी करें। तो याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे भूमिका लिखना है और रविंद्रनाथ टैगोर की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार की महत्ता को लिखना है, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में टैगोर की क्या भूमिका रही और अंत में यहाँ पे निष्कर्ष लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का कि ये किस प्रकार के व्यक्ति थे, इसका थॉट क्या था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वह क्या थे, एक प्रकार के नव वेदांती थे। क्या थे, नव वेदांती थे। अर्थात नव वेदांती किसको कहेंगे, जहाँ पर कि वेदांत का अंत होता हो और उपनिषदों की जहाँ से शुरुआत होती हो, उसी को कहा जाता है नव वेदांती। तो ये गांधी जी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, ये सभी के सभी क्या थे, नव वेदांती थे। अर्थात किसी भी बात को जो है वह इस आधार से कहते थे कि यह जो है उपनिषदों में लिखा गया है, अर्थात उसका रेफरेंस होने का एक और एक माध्यम क्या होता था, उपनिषद होता था। यही नव वेदांती वह कहलाए। तो इस प्रकार से हम चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। फिर सामाजिक विचारों और सांस्कृतिक महत्ता का बात करेंगे। तो समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ थी, जैसे कि समाज में जो कुरीतियाँ आया वह किसके माध्यम से आया, तो धर्म के माध्यम से आया। और किस प्रकार से इसको हम हटा सकते हैं, धर्म को शुद्धिकरण करके ही। इसीलिए वेदों की ओर लौटो, दयाराम सरस्वती का नारा होता है और भी कई सारे लोगों का जो नारा होता है। अर्थात हम धर्म के माध्यम से जो धर्म में कुरीतियाँ आया है उसको हम समाज से हटा सकते हैं। इन्हीं बातों को आपको जिक्र करना है और लास्ट में यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका क्या रही, लोगों में क्या यह उत्साह जगाने का काम किए, और अंत में निष्कर्ष लिख के इस आंसर को आपको पूरा करना था। आइए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे ये सभी बात आपको देख लेना है, आपको मिल गया होगा आंसर शीट, आप उसको देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे महात्मा गांधी और बिहार के स्थानीय नेताओं की भूमिका को उजागर करते हुए 1917 के चंपारण सत्याग्रह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मोड़ के रूप में समझाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक मोड़ के रूप में समझाइए। अर्थात गांधी जी ने क्या किया कि यह एक टर्निंग पॉइंट हो गया, यानी कि इससे पहले के जो आपका आंदोलन हुए करते थे, विद्रोह हुआ करता था, और गांधी जी के आने से क्या परिवर्तन हो गया, अर्थात वही एक मोड़ है। तो यहाँ पे हम डिटेल में समझाएंगे। अर्थात जैसा कि आंसर लिखने का एक तरीका है उसी तरीका को हम फॉलो करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे भूमिका लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में स्थानीय नेताओं एवं महात्मा गांधी की भूमिका को बताएंगे, चंपारण सत्याग्रह का मूल्यांकन का स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ के रूप में, और निष्कर्ष निकालेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि किस प्रकार से जो है किसानों को
इन्होंने आंदोलनों से जोड़ दिया। किस प्रकार से गांधी जी ने किसानों को आंदोलन से जोड़ा, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि किसान उस रूप में नहीं जोड़ते थे, वह अपनी कामों में व्यस्त रहते थे। तो यही एक नया मोड़ है। फिर जब उसको यह कह करके फिर कहा कि आप पे कार्रवाई किया जाएगा, आपने ऐसा कहा, तो उसको सफलतापूर्वक स्वीकार किया कि हाँ हमने ऐसा कहा। अर्थात इस प्रकार से जो है आँख में आँख मिलाकर बात करने का काम गांधी जी ने पहली मर्तबा किया था, और यही से एक नया मोड़ की शुरुआत होती है और किसानों को भी आंदोलन में जोर दिया जाना, अर्थात किसान वाला बात पे विशेष एम्फेसाइज करके आपको अपनी आंसर को कंप्लीट करना है। चलिए आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आगे लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नमक मार्च यानी कि दांडी यात्रा पर विशेष जोर देते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए और इसके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव को बताइए। यानी कि इम्पैक्ट क्या पड़ा नेशनल मूवमेंट पे, उसके बारे में हमको यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च के बारे में बताएंगे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा, और अंत में हम निष्कर्ष लिख के ये सारी बात। अब ये थोड़ी ना किसी को बताना है कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस ईस्वी में हुआ, वो सभी जानता है। बस अपने नॉलेज को जो है मॉडिफाइड कीजिए, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से चीज़ को आगे बढ़ाइएगा। यह सभी बात जानते हैं, और हिस्ट्री वाला सेगमेंट है, सब कोई हिस्ट्री आता है, इसीलिए बीपीएससी का पीटी हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिना हिस्ट्री पढ़े किसी का रिजल्ट हो जाता है। ठीक ना, चलिए आगे हम चलते हैं। अब सेक्शन दूसरा है, यहाँ पे जो है कई सारे करंट इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलेगा, अर्थात निर्यात संवर्धन मिशन, यह करंट रिलेटेड टॉपिक है। वहाँ पे आपको करंट रिलेटेड टॉपिक लिखने में आपको सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका बनाना नहीं होता है, अर्थात टू द पॉइंट उसमें फैक्ट बना के भी लिख देते हैं और डायग्राम चार्ट दे देते हैं, तो आपका आंसर वहाँ पे पूर्ण माना जाता है। जो कुछ भी आप जानते हैं उसको लिख डालिए करंट वाला में, वो बहुत ज़्यादा इसका डिमांड नहीं करता है कि सजा हुआ है कि नहीं, भूमिका लिखा हुआ है कि नहीं, नो, नॉट एट ऑल। केवल आपका अगर फैक्चुअल चीज़ वहाँ पे आप जानते हैं, सारी बातों को कंक्लूड करके लिख दीजिए, आपको आंसर दे देगा। चलिए आगे हम चलते हैं, 4 का बी का बात करें, इसी प्रकार से आप डायग्राम बनाते चलिएगा। फिर अगला है आपका साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यह भी करंट रिलेटेड इशू है। जो भी जानते हैं उसके बारे में लिखना है। मेन मकसद यह है कि आप क्वेश्चन छूटने न पाएँ। अगर कायदा से आप लिख के आते हैं तो नंबर मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यह कहना कि ऐसा नहीं लिखा, वैसा नहीं लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। करंट रिलेटेड टॉपिक में आप जो जानते हैं कायदा से आप उसको लिख के आइए, आपको नंबर भरपूर मिलता है। अर्थात DI और करंट वाला जो इशूज होता है, अगर कोई व्यक्ति बढ़िया से करता है तो नंबर उसको ज़्यादा मिलता है कंपेरिजन टू जो बात बनाता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से देखें। अगला ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के प्रमुख परिणामों पर प्रकाश डालें और साथ ही भूख से निपटने के लिए भारत द्वारा की गई पहलों को भी लिखें। तो भारत सरकार जो है नया इनिशिएटिव क्या लिया है उसके बारे में हम लिख देंगे, जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, अर्थात जितने भी आप जान रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आप पे समाज पे प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर के आप उन सभी बातों को लिखिए जिससे लोगों को फीडअप हो रहा है। ठीक, अगला है क्वेश्चन 4D, भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। वाह, बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट है। यहाँ पे परीक्षण कीजिए यानी कि अवलोकन कीजिए। आपको यहाँ पे यह बात बताना है कि आप जो ये प्रवासी भारतीय समुदाय है वह किस प्रकार से भारत में जो एक कूटनीति है
उसका प्रभाव विदेश में बिना कुछ बोले हुए पड़ता है, अर्थात यही है इसकी सॉफ्ट पावर, यानी कि बिना हम हमला किए हुए दूसरे को डराते हैं, डिटरेंस पावर, यही है एक सॉफ्ट पावर, यानी कि हम किसी को कुछ कहे नहीं, केवल मेरी उपस्थिति ही उसको दहशत पैदा कर दे, यही होता है सॉफ्ट पावर। तो इसी का परीक्षण करना है, यानी कि अवलोकन करना है। यहाँ पे हमको बताना है कि किस प्रकार से जो प्रवासी लोग हैं वो भारत के विकास में अहम योगदान दे रहा है, और साथ ही इसकी उपस्थिति जो है वह विभिन्न देशों से जो हमारा राजनयिक संबंध होता है, बिना कुछ कहे हुए हम लीडिंग रोल में रहते हैं, यह क्वेश्चन का डिमांड है। क्लियर? यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो है आपका कह रहा है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में यह क्या कह रहा है कि पॉजिटिवली आपको बताना है कि यह जो प्रवासी लोग हैं वह भारत को सॉफ्ट पावर मजबूती देने में काम कर रहा है। क्लियर? चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा में ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ? तो राष्ट्रीय सुरक्षा में ऑपरेशन सिंदूर अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा, और यहाँ पे कह रहा है कि आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में पॉजिटिव बात लिखना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा निगेटिव लिखते हैं, नहीं, चूँकि हम सरकार के अंग होने जा रहे हैं और सरकार के साथ हमको कंधा से कंधा मिला करके काम करना है। अगर सरकार की योजना और परियोजना का बहुत ज़्यादा निगेटिवली लिखेंगे तो एग्जामिनर यह समझ जाएगा कि यह निगेटिव टेंडेंसी का व्यक्ति है, निगेटिव नेचर का यह व्यक्ति है। तो बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं लिखना है, जितना हो सके इस सब क्वेश्चन में पॉजिटिव ही लिखिए। हाँ, एक पॉइंट में यह दर्शा सकते हैं कहीं कहीं कि यह इस प्रकार अगर ना होता तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा संक्षेप में होना चाहिए, उसका महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। आज का ये क्वेश्चन, भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में संपन्न व्यापार समझौता को सभी समझौता की जननी क्यों कहा जाता है? यानी कि मदर ऑफ ऑल डील्स, MOD। इस व्यापार समझौते के संबंध में भारत को प्राप्त होने वाली संभावित लाभ तथा चुनौतियों का विश्लेषण करना है। तो यहाँ पे कुछ लंबा प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भूमिका लिखेंगे। दूसरा में लिखेंगे कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए समझौता की जननी कहा जाने का कारण क्या है। फिर यहाँ पे हम बताएंगे कि इस ऐतिहासिक व्यापार समझौता के संदर्भ में भारत को मिलने वाला लाभ क्या है, जो कि आगे भविष्य में भी मिल सकता है। फिर यहाँ पे हम बताएंगे कि इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते के संदर्भ में भारत के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, और अंत में हम अपना एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे, अर्थात जो हम क्वेश्चन के बारे में लिखा है उसका मूल भावना क्या है। इस प्रकार से हम अपनी आंसर को पूरा करेंगे। तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो आपका करंट वाला इशू है उसमें बहुत ज़्यादा ये गुंजाइश नहीं है, आप जितना चीज़ जानते हैं सभी को वहाँ पे कंक्लूड कर दीजिए। बस एक आंसर लिखते वक्त बात यह याद रखना है कि जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं, कारण लिख रहे हैं, तो वहाँ पे कारण बता दीजिए। भारत को होने वाली संभावना का लाभ है तो ऊपर में लिख दीजिए संभावित लाभ, और नीचे में पॉइंट बना के लिख दीजिए। मुश्किल से आप 5 पॉइंट लिखने का हर एक के बारे में कोशिश कीजिए, बहुत नंबर आएगा, और एकदम वही तरीका अपनाइएगा। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न 25वें शंघाई सहयोग संगठन की प्रमुख घोषणाओं एवं एजेंडों का विश्लेषण करें। साथ ही भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बहुध्रुवीय विश्व की नीति को आगे बढ़ाने में SCO की भूमिका का यह परीक्षण कीजिए। यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका का क्या करना है, परीक्षण करना है, अवलोकन करना है। तो यहाँ पे भूमिका, फिर 25वें शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ, इसके अलावा परिणाम दूसरा में, हाँ ठीक, इसके अलावा फिर सामरिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व की भारत की नीति को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका क्या रही SCO की, फिर SCO के सामने चुनौतियां क्या है, और यहाँ पे निष्कर्ष क्या है। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे इसका मॉडल आंसर जो वह
दिया है। ज़रूर आप लोग मॉडल आंसर को एक बार एनालिसिस कीजिएगा और इससे संबंधित एक कॉपी बना लीजिएगा और फैक्ट को इनरिच करते रहिएगा, क्योंकि अंतिम समय में सब चीज़ दिमाग से निकल जाता है, केवल एक चीज़ याद रह जाता है कि भाई हमने जो पढ़ा था उसके बारे में 10 पॉइंट जानते हैं कि नहीं। और वो कॉपी आपको मेंस के समय में लास्ट नाइट जो है बहुत फ़ायदा करता है। खास करके करंट वाला तो बना ही लीजिएगा, क्योंकि करंट वाला में चीज़ इतना है कि अगर आप किसी को व्यवस्थित तरीक़ा से डाल दीजिए डाटा को तो नंबर ज़रूर आएगा आपको। क्वेश्चन 6 का ये है, आज के तकनीकी क्रांति के डिजिटल युग में डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है, जो तकनीकी प्रगति और मानवीय कमजोरियों का फ़ायदा उठाता है। इन डिजिटल युग के खतरों से निपटने के उद्देश्य से मौजूदा संस्थागत ढांचे और सरकारी पहलों का यहाँ पे मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पे क्या है, इन सभी के बारे में लिखिएगा। पहले भूमिका, फिर भारत में डिजिटल अरेस्ट के मामले में वृद्धि के कारण और इसके कुछ हालिया यानी कि लेटेस्ट एग्जाम्पल दीजिएगा। फिर डिजिटल युग के इन खतरों से निपटने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थागत ढांचे और सरकारी पहल क्या क्या किए गए हैं उसको बताना है। उसके बाद भारत में डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के बढ़ते मामले को लेकर क्या कंसर्न है, चिंताएं हैं, उसको बताना है। और लास्ट में एक छोटा सा जो आप क्वेश्चन लिखे हैं उसका मूल भावना क्या है वह वहाँ पे व्यक्त कीजिए, और इस प्रकार से आपका आंसर जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। फैक्ट आप जितना इनरिच कीजिएगा उतना आपको ज़्यादा नंबर आएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे। हाँ, लेकिन जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम लिखने आगे क्या जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 का बी, लद्दाख को राज्य का दर्जा तथा छठी अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की मांगों की चर्चा कीजिए। इन मांगों के संवैधानिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक निहितार्थ क्या हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसके कई स्टेप में लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, फिर लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे छठी अनुसूची में शामिल करने का मुख्य कारण क्या रहा। अगला में लिखेंगे कि इस मांग के संवैधानिक एवं राजनैतिक और प्रशासनिक निहितार्थ क्या है, और अंत में निष्कर्ष लिख करके अपनी आंसर को हम पूरा करेंगे। तो जो कुछ भी यहाँ पे जान रहे हैं बस यही है कि ऊपर में हेडिंग बना करके और 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट लिख दीजिए। देखिएगा नंबर आपको भरपूर मिलेगा। निबंध का कॉपी एंड जीएस दोनों में बहुत अंतर होता है। निबंध में कोई बंधन नहीं है, लेकिन जब आप जीएस का आंसर करते हैं तो यहाँ पे बंधन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन टिप्पणी कह रहा है, या फिर कह रहा है कि उस पर लेख लिखना है। ठीक, या फिर कह रहा है कि उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसका फिर महत्व क्या है। इन सभी बातों को ध्यान में लिख करके ही जीएस के आंसर को कंप्लीट किया जाता है। तो निबंध और जीएस में अंतर है, दोनों को मिक्सअप करने की प्रयास नहीं करना है। तो इस प्रकार से पहला टेस्ट के सभी क्वेश्चन को हमने देखा, मॉडल आंसर आप लोगों को मिल चुका है। आप उसका सरसरी निगाह से 1 से 2 बार ज़रूर अध्ययन कीजिएगा, एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक रेगुलर बेसिस पे रिपीट मोड में पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।